प्रिय छात्रों, इससे पहले अपन ने ये बादलों की काव्य सृष्टि, इसका पेज नंबर 20 का पहला पैराग्राफ यहाँ तक के अपना हो गया था। ठीक है, आगे देखें। हिमालय जैसे पहाड़ों के शिखर पर सवार न होते हुए शिखर के नीचे फैलकर शिखर को स्वर्गीय उन्नति देने वाले बादल अलग, और उन्हीं शिखरों की शोभा सस्ती न बने इसलिए उनके सामने पर्दा खड़े करने वाले बादल अलग। यानी लेखक का यहाँ पर कहना है कि हिमालय के अगर शिखर को भी, शिखर यानी हिमालय की जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं, उन चोटियों पर सवार न होते हुए शिखर के नीचे फैलकर यानी जो उन चोटियों के नीचे के जो बादल हैं उन, और वो बोलता है स्वर्गीय बोलते हैं, वैसे उसको कहा जाता है जिसकी मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती, उसको स्वर्गीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक का कहना है शिखर को स्वर्गीय उन्नति देने वाले, यानी एक ऐसी उन्नति प्रगति देने वाले बादल जो है वो अलग रहते हैं, और उन्हीं शिखरों की शोभा सस्ती न बने इसलिए, सस्ती न बने यानी उनकी शोभा जो है कायम रहे, उनकी शोभा में, उनकी सुंदरता में, उनकी जो आभा है उसमें किसी तरह की कोई भी कमी न आए। सस्ती न बनना यानी वो कायम बनी रहे, उसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन न हो, बोले वो बादल अलग होते, यानी वो बादल जो उन दोनों बादलों में वो कहता है अंतर है। अगर कोई समुद्र के ऊपर के बादल और रेगिस्तान के ऊपर के बादल एक ही किस्म के होते हैं तो कहना पड़ेगा कि ऐसे लोगों ने बादलों का निरीक्षण नहीं किया। अब यहाँ पर लेखक जो है एक बात स्पष्ट करना चाहता है कि अगर कोई ऐसा कहे कि समुद्र के ऊपर के बादल और रेगिस्तान के ऊपर के बादल एक ही किस्म के होते हैं, किस्म यानी एक ही प्रकार के, एक ही तरह के, एक ही भांत के होते हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि ऐसे लोगों ने बादलों का निरीक्षण ही नहीं किया। निरीक्षण यानी उन्होंने जो है बारीकी से देखा ही नहीं है, क्योंकि उन दोनों में असमानता होती है, भिन्नता होती है, विविधता होती है, एक जैसे सरीखे नहीं होते। जिन ऋतुओं में आकाश के वायु या पवन सैकड़ों मील सीधे दौड़ते हैं, उन ऋतुओं के हाथ के पंजे की उंगलियों के जैसे बादलों के पंखे क्षितिज पर आमने सामने दिख पड़ते हैं। वो कहता है कि जिन ऋतुओं में, जिन मौसमों में आकाश में वायु या पवन यानी हवा के जो सैकड़ों मील सीधे, सैकड़ों यानी काफ़ी दूर तक, सैकड़ों मील यानी काफ़ी दूरी तक, लंबाई तक के सीधे दौड़ते हैं, यानी जो हमको आकाश में दौड़ते हुए बादल दिखाई देते हैं, उन ऋतुओं के हाथ के पंजे की उंगलियों के जैसे बादलों के पंखे क्षितिज पर आमने सामने दिख पड़ते हैं। क्षितिज मैंने आपको बताया था इससे पहले कि क्षितिज वो जगह रहती है जहाँ पर हमको, अगर हम छत पे या खुले पे खड़े होकर देखें तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश एक जगह पर जा कर के मिल गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। उसी जगह को हम कहते क्षितिज। कभी दक्षिणोत्तर तो कभी पूर्व पश्चिम। वास्तव में आकाश में ऐसे पंखे नहीं होते, लेकिन वो एक प्रकार का दृष्टि भ्रम है। रेल की सीधी पटरियाँ दूर जाते एकत्र मिलती सी दिख पड़ती हैं, वैसा ही ये दृष्टि भ्रम है। वो कहता है कि ये उसी तरह का एक दृष्टि भ्रम है, हमारी नज़र का एक धोखा है, भ्रम है। जैसा अगर रेल की पटरी के किनारे खड़े होकर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आगे जाकर कि ये जो है पटरियाँ जो है एकत्र सी दिख पड़ती हैं, यानी इकट्ठी हो गई, एकत्र यानी इकट्ठी हो गई, लेकिन ये वैसा ही दृष्टि भ्रम है, यानी ऐसा ही हमारी नज़र का जो एक भ्रम है जिससे हम जो है भ्रमित हो जाते हैं। हम पहले से मानते और कहते आए हैं कि बादलों का क्षेत्र अनंत है, अनंत है, न जिसका आदि है न जिसका अंत है, उसको हम कहते अनंत। तो लेखक का कहना है कि हम ये पहले से ही मानते आए हैं, मतलब इस बात को हमने स्वीकार किया है, अंगीकृत किया है और कहा भी है कि बादलों का क्षेत्र अनंत है, लेकिन हमें उनकी क्षेत्रों की पूरी कल्पना नहीं थी। यानी जो कल्पना है, जो हमारे मन में एक जिज्ञासा, चेष्टा रहती, वो उसकी पूरी कल्पना हमको नहीं थी। वो तो हमारी पृथ्वी पर खड़े होकर आकाश की ओर ताकने से बनी हुई मर्यादित कल्पना थी। मर्यादित यानी एक सीमा में रह करके जो कल्पना थी वो हमारी थी। कभी कभी पहाड़ की चोटी पर से नीचे की ओर फैली हुई घाटियों की तरफ देखने से बादलों की सारी शोभा नई ही बन जाती है। पुणे के पास सिंहगढ़ के पहाड़ी किले पर मैं काफ़ी रहा हूँ। वहाँ पहाड़ पर से कच्चे बादल दौड़ते दिखते थे। नीचे की खीण घाटी में कायोत्सर्ग करके कूद पड़ते थे। कायोत्सर्ग कहते हैं काया का त्याग करके, यानी शरीर का त्याग करके जो होता है उसको कहते हैं कायोत्सर्ग। यानी
तब उनकी वीरता देखकर मैं दंग रह जाता था। उनकी वीरता, उनकी बहादुरी, उनका साहस, उनका शौर्य, उनका पराक्रम, वो कहता है देख करके मैं दंग यानी आश्चर्यचकित होना, मैं अचंभित हो जाता था। इससे उल्टा जब हिमालय की घाटियों में रात को सोए हुए सुबह 8-9 बजे के बाद आंखें मलते मलते उठते थे और धीरे धीरे आकाश में ऊंचे जाकर उत्तर की यात्रा के लिए प्रस्तुत हो जाते थे, तब मैं बादलों के राष्ट्रों का इतिहास समझने की कोशिश करता था। वो कहता है कि जब वो आगे बढ़ते थे और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते जाते थे, तब वो कहता है कि मैं उनका जो इतिहास है, किसका, बादलों के राष्ट्रों का जो इतिहास है, उसको पढ़ने का मैं प्रयास करता था। जब हवाई जहाज़ में बैठकर हम पृथ्वी को छोड़ सकें और बादलों को बींद कर उनके ऊपर जा सकें, तब तो सारी सृष्टि ही बदल गई। यानी वो कहता है कि जब हवाई जहाज़ में आप बैठें और पृथ्वी को छोड़ दें, यानी जिस समय प्लेन उड़ता है उसके बाद जो है ऊपर जब पहुंचते हैं, तो उसका कहना ये है कि जब हम बादलों को बींद कर यानी उनको चीर कर उनको में प्रवेश करते हैं, उस समय हमको ऐसा लगता है सारी सृष्टि ही बदल गई। जब पृथ्वी छोड़कर मनुष्य बादलों को भी ऊपर से देखता है, तब तो अभूतपूर्व या अदृष्टपूर्व विस्तार उसे देखने को मिलता है। अभूतपूर्व बोले तो जिसकी पहले आपने एकदम, जिसे पहले न देखा हो, जिसको अलौकिक, अनुपम, अद्वितीय भी आप कह सकते हैं। सैकड़ों मील तक फैले हुए बादलों के पहाड़, उनके उत्तुंग शिखर और बीच की घाटियाँ, ये सब देखकर मनुष्य कहने लगता है कि पिछली ज़िंदगी में हमने ऐसे नज़ारे की कल्पना नहीं की थी। ऐसे नज़ारे की यानी जो ऐसा दृश्य है, ऐसा हमने कभी जो है उसकी एक कल्पना भी नहीं की थी। यानी हमारे जो है मन में कभी इस बात का विचार भी नहीं आया था कि जैसा मैं ये यहाँ का ये नज़ारा, ये दृश्य जो है देख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद का आगे का आप जो है अपन बाद में देखते हैं। ओपन बुक टेस्ट जो है मैं डाल दूँगा।